जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचटीएमएल एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक चीजें क्या क्या है। तो दोस्तों वो बेसिक चीजें इतनी बेसिक है कि जब मैं आपको उन्हें बताऊंगा तो आप भी बोलोगे यार तालिब भाई ये क्या बता रहे हो आप हमें, ये तो हमें पहले से ही पता थी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वेबसाइट की। तो मुझे नहीं लगता आज के टाइम में किसी भी पर्सन को वेबसाइट के बारे में ना पता हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि कभी भी अगर हम यहाँ पे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद क्या होता है, गूगल क्या करता है, बहुत सारे वेब पेजेस के लिंक को उठाकर हमारे सामने यहाँ पे एज अ लिस्ट रख देता है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें से हमें जो भी लिंक यूजफुल लगता है हम क्या करते हैं उस लिंक के ऊपर चले जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस लिंक के ऊपर चले जाते हैं तो हमारे सामने एक खुल के आता है वेब पेज। तो जैसे कि हमारे सामने भी ये वेब पेज खुल के आ गया है। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि ये वेब पेज किस तरीके से बनता है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इस वेब पेज को बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करा गया था और उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके पूरा एक वेब पेज तैयार करा जाता है। अगर आपको ये पता करना है कि मैं यहाँ पे किस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर के अंदर राइट क्लिक करोगे इस वेब पेज के ऊपर और यहाँ पे जाओगे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो हमारा ये वेब पेज खुला हुआ है साइड में। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं जिस भी एलिमेंट के ऊपर लेके जाता हूँ कर्सर, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो रहा है और यही एलिमेंट यहाँ पे कोडिंग में दिखा रहा है। मैं इस कोडिंग को करने के बाद तब जाके आपका ये पूरा एलिमेंट तैयार हुआ था। तो ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है इन्हीं से मिलकर बना होता है आपका पूरा वेब पेज। तो अब मैं आपको यहाँ पे पूरी समरी देता हूँ कि इन एलिमेंट से बना होता है आपका क्या, वेब पेज। और वेब पेज से मिलकर बनी होती है आपकी वेबसाइट। तो जहां पर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस की बात होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी वेबसाइट। और जहां पर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका वेब पेज। तो गाइज आप लोगों को ये साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे एचटीएमएल का ही पार्ट है। ये एचटीएमएल के अंदर ही आते हैं, इनसे ही एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। और दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा एचटीएमएल होता है, एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये किस काम आता है, सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। बाकी जो वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है और उसके अंदर जो डायनेमिक एलिमेंट्स होते हैं, तो डायनेमिक एलिमेंट्स आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके डाल सकते हो और जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है वो उसके अंदर सीएसएस से होता है। तो हम यहाँ पे खाली एचटीएमएल देखेंगे, मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना देखेंगे। तो चलते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइज अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठा होगा कि अगर हमें एचटीएमएल की कोडिंग करनी है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गूगल क्रोम की रिक्वायरमेंट है। आपके सिस्टम के अंदर एक वेब ब्राउजर होना चाहिए, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर ओपेरा मिनी हो या फिर कोई और सा ब्राउजर हो। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए। तो वेब ब्राउजर पे आने के बाद तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोड सैंड बॉक्स। आप भी इसी तरीके से टाइप करोगे कोड सैंडबॉक्स और उसके बाद सर्च करोगे। तो सर्च करने के बाद क्या करेगा, गूगल आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स देगा। तो आपको सारे लिंक्स को ऐसे ही छोड़कर यहाँ पे जो सबसे पहला लिंक आ रहा है, कोड सैंडबॉक्स ऑनलाइन आईडी। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन आईडी का मतलब क्या है, कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जो टेक्स्ट एडिटर आप अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, वो टेक्स्ट एडिटर आपको यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, बस जाके कोडिंग करनी है। कोई टेक्स्ट एडिटर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो गाइज जैसे ही मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देन उसके बाद हम चलते जल्दी से अपनी आईडी की तरफ, मतलब अपने कोड एडिटर की तरफ। तो आपको अगर अपना कोड एडिटर चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्रिएट सैंडबॉक्स, इट्स फ्री। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद और जैसे ही मैं वहां पे क्रिएट सैंडबॉक्स पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने कुछ टेक्नोलॉजी की लिस्ट रख देगा। अब इस लिस्ट के अंदर से हमें यहाँ पे एचटीएमएल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मुझे कहीं एचटीएमएल तो दिख ही नहीं रहा। बाकी सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जावास्क्रिप्ट भी मुझे दिख रही है, लेकिन एचटीएमएल मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एचटीएमएल जो होता है वो एक स्टैटिक साइट क्रिएट करके देता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एचटीएमएल का नाम स्टैटिक रख रखा है। बाकी कहीं और जाओगे तो आपको वहां पे एचटीएमएल ही दिखेगा, और अगर आप स्टैटिक भी दिखता है तो भी आप समझ जाना कि एचटीएमएल का मतलब क्या है, स्टैटिक। तो हम इसके ऊपर स्टैटिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने स्टैटिक के ऊपर क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन ओपन करके दे दिए। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा यहाँ पे फाइल्स का, कि इसके अंदर हम सारी फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद जो भी हमारी फाइल वगैरह ओपन होगी जिसके अंदर भी हम कोडिंग करेंगे
तो ये वाली विंडो है, इसके अंदर हम सारी अपनी कोडिंग वगैरह करेंगे। देन साथ ही साथ अगर आपको इस सब का आउटपुट भी देखना होगा कि ये कैसा दिख रहा है कोडिंग करने के बाद, तो आपको इस वाले सेक्शन के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे इसका आपको क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेसिक कोड पहले से लिखा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, दिस इज अ स्टैटिक टेम्पलेट, और वो हेडिंग हमें यहाँ पे शो भी हो रही है। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो आउटपुट वाली स्क्रीन है मैं एक अलग बड़े से टैब के अंदर ओपन करूं, तो आपको क्या करना होगा, इस एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद तो आपका जो आउटपुट है वो एक नए टैब के अंदर ओपन होके आ जाएगा। देन साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे इस आउटपुट की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अब हम इसे कैसे बंद करें, तो इसे बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे टॉगल के ऊपर। तो जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक करा तो वो हमारा वाला आउटपुट स्क्रीन को हटा दिया इसने। लेकिन हमें अगर आउटपुट चेक करना है तो हम इस स्क्रीन पे जा सकते हैं यहाँ पे अपने नए टैब के अंदर, और अगर हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है तो हम इसके अंदर आ सकते हैं। गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने फाइल सेक्शन की तरफ। फाइल सेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सारी हमारी फाइलें वगैरह होंगी। जैसे कि हमारी फर्स्ट फाइल है index.html, ये इसने खुद से क्रिएट करके दे रखी है हमें यहाँ पे। तो अगर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिखोगे इसका, और इसके आगे आप यहाँ पे .html लगाना मत भूलना। अगर आप कोई HTML की फाइल क्रिएट करते हो तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है .html, तो इसे लगाना मस्ट है। इसके बिना आपकी यहाँ पे फाइल रन नहीं करेगी। तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा है abc.html और मेरी यहाँ पे फाइल खुल के आ गई। लेकिन अभी हमें कोडिंग इसके अंदर नहीं करनी, हमें करनी है index.html, तो इसलिए मैंने इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम आ गए वापसी index.html के अंदर। तो अब गाइस अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हमने इस फाइल का नाम index.html ही क्यों रखा। वैसे तो हमने नहीं रखा, वो इस वेबसाइट ने खुद रख के दिया है हमें। तो वो मैं बताता हूँ इसने क्यों index.html रखा। तो गाइज मैं बताता हूँ आपको, अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उसके अंदर कोई एक स्टार्टिंग पेज बनाते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ से खुलेगी, सबसे पहला पेज ये खुल के आएगा, तो उस पेज के लिए जो हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उसी का नाम होता है गाइज यहाँ पे index.html। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे index.html ना लिखे तो हमें क्या करना पड़ता है, URL के अंदर फाइल का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे index.html लिख देते हैं तो हमें URL के अंदर फाइल का नाम नहीं लिखना पड़ता। तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन फाइल्स के बारे में। तो अब मैं यहाँ पे इन फाइल्स को नहीं क्रिएट कर रहा, तो मैं इसे यहाँ पे बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। तो कोड को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक टर्म आपको समझाऊंगा। तो टर्म का नाम है यहाँ पे टैग। जी हाँ गाइस, अब ये टैग क्या होता है, टैग मैं बताता हूँ आपको। टैग कुछ नहीं होता, सिंपल से एक कंटेनर होते हैं। अगर आपको नहीं पता कंटेनर क्या होता है तो मैं बताता हूँ। कंटेनर वो चीज होते हैं जो कि अपने अंदर किसी भी चीज को कंटेन करके रख सके, मतलब अपने अंदर वो उस चीज को संभाल कर रख सके, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे कंटेनर। अब यहाँ पे टैग हमें समझ आ गया, टैग क्या होता है, कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, जो कि अपने अंदर किसी चीज को कंटेन करके रख सके। लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पे टैग कितने टाइप के होते हैं। टैग मैं बताता हूँ आपको, दो टाइप के टैग होते हैं। एक होता है हमारा ओपनिंग टैग और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जी हाँ गाइस, ओपनिंग टैग को हम बोलते हैं यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो दो टाइप के टैग होते हैं आपके पास, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप टैग किस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ओपनिंग टैग की। ओपनिंग टैग को लिखने का तरीका क्या होता है, तो ओपनिंग टैग को लिखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हो और इसके अंदर आप अपने टैग का नाम दे देते हो। तो उस टैग का नाम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया टैग नेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टैग नेम आएगा ब्रैकेट के अंदर। उसके साथ साथ अब ये जो है ओपनिंग टैग है तो ये खाली ओपन होगा और ये क्लोज नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बस ओपनिंग टैग इसी तरीके से लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग की। अब जैसे कि इसका नाम ही है कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम अपना टैग का नेम देंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टैग का नेम दिया, टैग का नेम देने के बाद हम दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद हम अपना यहाँ पे टैग का नाम टाइप कर देंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपना टैग का नाम टाइप कर देता हूँ तो ये मेरा टैग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो और इसके अंदर हम अपनी कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, दिस इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। जी हाँ गाइस, यही होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, तो इसलिए ये इसका नाम क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। लेकिन ऊपर वाला जो है खाली ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कहीं पर क्लोज नहीं हुआ, तो इसका नाम क्या है, ओपनिंग टैग। तो दोस्तों ये जो आपका ओपनिंग टैग है ये कभी कभार इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम टैग का नाम लिख देते हैं, टैग का नाम लिखने के बाद यहाँ पर ये क्लोज होगा। तो जब ये अपने ही अंदर क्लोज हो जाता है तो इसे बोला जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। बाकी ये होता है हमारा ओपनिंग टैग। तो आशा करता हूँ आपको ये टैग क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये टैग क्लियर हो चुके हैं तो अब चलते हैं हम अपने ऊपर वाली कोडिंग की तरफ।
तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमने कितने सारे टैग यूज कर रखे हैं, लेकिन कुछ टैग हैं जो इसमें अभी आपके लिए यूज नहीं है, तो मैं उन टैग को यहाँ पे हटा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब ये बन गई है HTML की बेसिक टेम्पलेट कि अगर आपने इतना कोड नहीं लिखा अपनी टेम्पलेट के अंदर, मतलब अपने वेब पेज के अंदर, तो आप कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये सबसे ऊपर एक लाइन दिख रही होगी, डॉक टाइप HTML। अब ये जो हम डॉक टाइप का यूज करते हैं तो ये बताता है कि हमारे वेब ब्राउजर को क्या हम HTML को कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले जब हम HTML का वर्जन डिफाइन करते थे तो उसके लिए हमें एक बड़ी सी लंबी सी लाइन लिखनी होती थी जिसके अंदर हम अपने यहाँ पे HTML का वर्जन डिफाइन करते थे। लेकिन जब से आपका HTML5 आया तो उसने उस लाइन को यहाँ पे हटा दिया। उसने क्या करा यहाँ पे कि इस डॉक टाइप के अंदर खाली आपको इतना लिखना है HTML। तो ये आपका वेब ब्राउजर अपना आप समझ जाएगा कि आप कौन सा HTML यूज करने वाले हो, HTML5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि HTML के अंदर HTML का भी टैग होता है। तो HTML का जो ये टैग है वो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज होता है। तो HTML को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि HTML जो होता है वो पूरे आपके डॉक्यूमेंट को होल्ड करके रखता है। तो ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है जिसके अंदर आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको हम रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम HTML को? रूट एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा वेब पेज आपका इसी के अंदर आता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, HTML को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक सेक्शन का नाम होता है हेड और एक सेक्शन का नाम होता है बॉडी। हेड सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, टाइटल वगैरह देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल दे रखा है स्टैटिक टेम्पलेट, और वो टाइटल आपको यहाँ पे साइड में शो भी हो रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देता हूँ और कुछ और मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न विद HKR और इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे यहाँ पे टाइटल चेंज कर दिया। तो ये कैसे हुआ? तो हेड सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है टाइटल, टाइटल के अंदर आप क्या लिखोगे यहाँ पे लर्न विद HKR। अब हेड तो हमें समझ आ गया कि ये ऊपर का हिस्सा जितना भी होता है ये सारा हेड होता है, मतलब ये जो आइकन वगैरह दिखता है आपको यहाँ पे ये भी हेड सेक्शन के अंदर ही आता है। लेकिन अब बॉडी सेक्शन कौन सा होता है? तो बॉडी सेक्शन में आपको बता, तो ये जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है जिसके अंदर हम कुछ टाइप करके सर्च करते हैं, इससे नीचे का जितना भी पार्ट होता है वो सारा हमारा बॉडी सेक्शन के अंदर आता है। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने क्या करा था, यहाँ पे H1 लिखा था। अब ये H1 क्या करता है? H1 एक HTML के अंदर टैग है जो कि सबसे बड़ी हेडिंग देने के काम आता है। कि हमने क्या करना था, अपने पेज के ऊपर एक हेडिंग देनी थी। तो हमने क्या करा, H1 को ओपन करा। H1 को ओपन करने के बाद इसके अंदर एक हेडिंग लिख दी। हेडिंग लिखने के बाद हमने क्या करा, H1 को क्लोज कर दिया। H1 को क्लोज करने के बाद इसे सेव करा। सेव करके रन करा। तो रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी हेडिंग आ चुकी है। इसी के साथ साथ तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने HTML को ओपन करा था। HTML के अंदर हमने दो पार्ट डिवाइड करे, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हमने क्या करा था, टाइटल लिखा था। टाइटल से हमारा क्या हो गया था, यहाँ पे टाइटल आ गया। देन उसी के साथ साथ हमने क्या करा, बॉडी के अंदर एक हेडिंग लिखनी थी। तो हेडिंग लिखने के बाद हमने जैसे यहाँ पे हेडिंग टाइप करी तो हमारे यहाँ पे हेडिंग शो हो गई। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे टैग को ओपन करा है उसी के साथ साथ मैंने क्या करा है, टैग को क्लोज भी करा है। टैग को क्लोज करने का तरीका क्या होता है कि टैग का नाम हम दोबारा लिखेंगे लेकिन उसी के अंदर हम क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड/। तो यही होते हैं गाइस टैग। और ये कौन से टैग है, ये आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो आपका टैग है कौन सा, डॉक टाइप HTML, ये आपका खाली ओपनिंग टैग है। इसे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा ओपनिंग टैग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारा कोड समझाया तो इसी को मैं एक बार और रिकैप करूंगा और जल्दी से मैं आपको रिकैप करके दिखाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने नए टैब के अंदर और यहाँ पे मैंने एक इमेज खोल रखी है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी HTML टैग की। तो HTML टैग मैंने बताया था कि ये क्या होता है, हमारा रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट मतलब इसी के अंदर हमारा पूरा वेब पेज कंटेन होता है, मतलब इसी के अंदर हमारा पूरा वेब पेज होता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके HTML के हम दो पार्ट कर देते हैं, एक होता है हमारा हेड वाला पार्ट और एक होता है हमारा बॉडी वाला पार्ट। तो हेड वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टाइटल। तो जो भी हमें यहाँ पे ऊपर टाइटल देना होता है तो वो हम क्या लिखते हैं, इस टाइटल के अंदर। देन टाइटल लिखने के बाद अगर हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट होता है तो अगर हमें कोई हेडिंग लिखनी है तो हम यहाँ पे H1 टैग का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हमें कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। लेकिन ये जो हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेजेस है, वीडियो है, फॉर्म है, ये सब कुछ आपका बॉडी के अंदर आता है। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ता है, ये सारे टैग जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। तो HTML को हमने यहाँ पे ओपन करा था और नीचे क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे भी हमने इसे हेड को ओपन करा, इसे क्लोज कर दिया। बॉडी को ओपन करा, बॉडी को क्लोज कर दिया। टाइटल ओपन करा गाइस, टाइटल को भी क्लोज करा। मतलब यहाँ पे हर एक टैग को हमने यहाँ पे इसे क्लोज करा है। क्यों? ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। तो चलिए इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं HTML के अंदर कौन कौन से टैग और होते हैं।
तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो टैग देखा था इसमें, तो हमने देखा था H1। तो H1 क्या करता है गाइस कि अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे H1, और साथ ही साथ हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, H1 को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने वेब पेज के ऊपर और कितने टाइप से हेडिंग लिख सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पे वो सारे टैग लिख लिए जिन टैग का यूज करके आप एक वेब पेज के अंदर हेडिंग दे सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास होता है H1। H1 क्या करता है, अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर सबसे बड़ी हेडिंग देनी है तो आप यूज करते हो यहाँ पे H1। इसी तरीके से अगर आपको उससे छोटी हेडिंग देनी है तो आप यूज करोगे यहाँ पे H2। अगर इससे छोटी देनी है तो H3। तो अब मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव करा, सेव करने के बाद मैं आप इस वाले टैब के अंदर आ गए जिसके अंदर हम अपना आउटपुट शो कराएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सब का डिफरेंस। तो ये वाली जो हेडिंग थी ये हमारी कौन सी हेडिंग थी, H1 वाली, और ये वाली जो हेडिंग थी हमारी ये कौन सी थी, H2 वाली, और ये वाली कौन सी थी, H3। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर दोगे। और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे यहाँ पे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा H1 ये रहा, H2 ये रहा और H3 ये रहा। इसी तरीके से हमारा H4 है, H5, H6। तो आप लोग देख सकते हो अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर कोई हेडिंग लिखनी है तो हमें यहाँ पे H फैमिली का यूज करना पड़ेगा, मतलब H टैग का यूज करना पड़ेगा H। और इसी के साथ अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर कोई पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे आप P टैग का यूज करोगे। P टैग का ओपन करोगे, फिर उसे क्लोज करोगे, फिर इसके अंदर आप अपने यहाँ पे कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैरा। पैरा लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको, इसे रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे देखो हमारा लिखा हुआ आ गया दिस इज पैरा, लेकिन ये पैराग्राफ लग नहीं रहा। तो हम यहाँ पे एक जल्दी से एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट का यूज करूंगा पैराग्राफ लिखने के लिए, और ये शॉर्टकट आप भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे टाइप करोगे लोरेम। लोरेम टाइप करने के बाद एंटर कर दोगे। ये गाइस तभी होगा जब आप इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होगे, अदरवाइज इसे आप नोटपैड वगैरह में ट्राई करते हो तो यह नहीं होगा। तो इसने देखो कितनी जल्दी हमारे पास एक पैराग्राफ वगैरह भी लिख के दे दिया। मैंने इसे सेव करा, सेव करने के बाद मैंने इसे रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ गया। बाकी इसके अंदर भी हमारा P टैग आ चुका है, P टैग के अंदर हमारा पैराग्राफ आ चुका है। तो दोस्तों अभी तक हमने HTML के अंदर हेडिंग्स देखी। हेडिंग्स देखने के बाद हमने देखा पैराग्राफ अगर हमें लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे आपको P टैग बताया। P टैग का यूज करके आप उसके अंदर अपना कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कि अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर कोई इमेज वगैरह लगानी है तो आप किस तरीके से लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे IMG लिखने के बाद हम IMG टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और मैं आपको बता दूं ये जो IMG टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब ये ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन अब इसके अंदर इमेज कैसे लगाएंगे, तो इमेज को लगाने के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे SRC। SRC का मतलब होता है यहाँ पे सोर्स, कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज का सोर्स बताना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जिस इमेज को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मेरी एक इमेज है यहाँ पे जो कि इस URL के ऊपर होस्ट है। मैं यहाँ से इस इमेज का यहाँ से पाथ कॉपी कर लूंगा। पाथ कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपनी फाइल के अंदर और SRC के अंदर हम ये पाथ डाल देंगे। देन जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैंने इसे रिफ्रेश करा। तो रिफ्रेश करने के बाद आप इस इमेज को यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पे इस इमेज को लगा दिया। लेकिन अभी जो आप सभी के माइंड में जो एक डाउट होगा वो आ रहा होगा कि ये SRC क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि SRC क्या है। कभी भी क्या होता है कि अगर हम किसी भी टैग के अंदर, मतलब टैग के अंदर ये जो मैंने बताया था ना ब्रैकेट लिखने के बाद हम इसमें टैग का नाम लिखते हैं, लेकिन टैग के नाम के अलावा अगर हम इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट। तो इसी तरीके से इमेज का भी क्या था, ये एक SRC एट्रीब्यूट था। तो अगर आपको इमेज लगानी है तो आपको इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। इमेज टैग का यूज करने के बाद आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एक एट्रीब्यूट लगाओगे, और एट्रीब्यूट का नाम क्या है यहाँ पे SRC। SRC के अंदर क्या देना पड़ता है, हमें यहाँ पे सोर्स देना पड़ता है कि कहाँ पर हमारी इमेज है। इसी तरीके से अगर ये इमेज आपके लोकल सिस्टम के अंदर होती तो आप क्या करते, इस इमेज का लोकल पार्ट डिफाइन करते। आप लिखते हैं यहाँ पे SRC लिखने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी इमेज होती उस ड्राइव का नाम लिखते हैं। ड्राइव का नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जो भी आपका फोल्डर वगैरह होता है उस फोल्डर का नाम लिखते हैं। लेकिन हमने जो इमेज यूज करी है ये हमने ऑनलाइन यूज करी है, तो मैंने यहाँ पे इसका पूरा URL दे दिया, तो मुझे लोकल सिस्टम का पार्ट डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे हम क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये जो इमेज आ रही है इसका जो साइज है वो काफी बड़ा आ रहा है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी हाइट को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज टैग के अंदर आना पड़ेगा। इमेज टैग के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे हाइट, और हाइट लिखने के बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको इसकी हाइट कितने पिक्सल की चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 पिक्सल। देन उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसे यहाँ पे आकर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरी इमेज की यहाँ पे हाइट छोटी हो गई है। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को एट्रीब्यूट के बारे में पता लग गया होगा। इसी तरीके से सबसे पहले जब हमने HTML स्टार्ट करा था तो यहाँ पे ये जो हमने HTML लिखा था ये किसका एट्रीब्यूट था, डॉक टाइप का था। फिर हमने HTML के अंदर देखा था तो HTML के अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है लैंग्वेज, कि हम यहाँ पे ये बताते हैं कि हम अपने वेब पेज की लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं। EN का मतलब होता है यहाँ पे इंग्लिश। तो इसी तरीके से यहाँ पे हर एक टैग के लिए अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ बॉडी की, तो बॉडी के अंदर अगर मुझे अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा BG कलर। BG कलर टाइप करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी एक कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कलर देता हूँ एक्वा। उसके बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए गाइस मेरे वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे वो किसके हेल्प से हुआ, यहाँ पे बॉडी के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट लगाया है यहाँ पे BG कलर। इसी तरीके से हर एक टैग का यहाँ पे कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर कोई लिस्ट बनानी है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख ली है, दिस इज अ लिस्ट। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो लिस्ट को क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब जिसके अंदर कोई ऑर्डर आ रहा हो 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से, या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो। और अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, वहां पर यूज होता है सिंबल यानी कि डॉट वगैरह का यूज करके वो लिस्ट बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है। तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे OL जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे सजेशन देगा। सजेशन देने के बाद आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपके टैग को ओपन भी कर देगा और क्लोज भी कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये किसकी वजह से हो रहा है, इस वेबसाइट की वजह से, कोड सैंडबॉक्स। क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर ये जो ID है ये आपके कोड को पहले से ही समझती है। बस आप इसे यहाँ पे बताओ कि हमें OL लिखना है तो ये अपने आप ही उसका टैग लिख देती है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप गाइस कि अगर आप इस ID का यूज करते हो तो आपके कोड को कितना फास्ट कर देती है। तो अब हम जल्दी से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे OL टैग लिख लिया है। तो OL टैग लिखने के बाद लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो अब हमें क्या बनाने हैं, लिस्ट के आइटम बनाने हैं। तो OL टैग के अंदर हम जाएंगे। तो OL टैग के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे एक और टैग यूज करेंगे LI। तो LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इसने LI का भी यहाँ पे पूरा टैग दे दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम 1 और दूसरे आइटम बनाने के लिए मैं अगेन LI टाइप करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा आइटम 2। और इसी तरीके से अगर मुझे एक और आइटम चाहिए तो मैं यहाँ पे अगेन LI टाइप करने के बाद आइटम 3। उसके बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारी लिस्ट बन के आ चुकी है और ये हमारी हेडिंग थी जो हमने दी थी दिस इज अ लिस्ट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारी ऑर्डर लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब ये ऑर्डर लिस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऑर्डर चलता हुआ आ रहा है 1 2 3। इसी तरीके से अगर आप इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हो, मतलब आप इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना चाहते हो, तो लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे आप OL के अंदर जाओगे और यहाँ पे डालोगे इसके अंदर टाइप जैसे ही आप डालते हो तो टाइप के अंदर अगर आप यहाँ पे कैपिटल A टाइप कर देते हो और इसे यहाँ पे सेव कर देते हो, सेव करने के बाद मैं इसे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस अब हमारी जो लिस्ट है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ रही है। और वो भी कौन सा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आ रही है, कैपिटल। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, कैपिटल A को टाइप करा था। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्मॉल a और इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारा स्मॉल a ही दिखाएगा। तो स्मॉल ABCD आ गई यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो लिस्ट है रोमन नंबर प्रिंट करे तो मैं यहाँ पे I टाइप करूंगा। I टाइप करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अगेन। तो ये देखिए गाइस इसने हमारी लिस्ट का जो ऑर्डर है वो रोमन नंबर में दे दिया। तो ये होता है लिस्ट का एट्रीब्यूट टाइप। तो इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कोई अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जल्दी से अनऑर्डर लिस्ट। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने अपनी अनऑर्डर लिस्ट टाइप कर लिया। अनऑर्डर लिस्ट टाइप करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इधर आकर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट और ये है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या है, एक ऑर्डर आ रहा है यहाँ पे, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर खाली
डॉट लग के आ रहा है, तो इसी का नाम है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता और जिसके अंदर कोई ऑर्डर होता है तो वो होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। लेकिन इन दोनों लिस्ट को बनाने का तरीका सेम ही होता है, बस क्या करते हैं हम इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे टैग यूज करते हैं OL और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं यहाँ पे UL। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी कि अपने वेब पेज के अंदर अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप किस तरीके से क्रिएट करोगे। तो मैंने यहाँ पे अभी हेडिंग डाली है दिस इज अ टेबल। तो टेबल क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। तो गाइज मैं इस इमेज के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो पहले आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, पहले एक रो क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद हम इस रो के अंदर कॉलम्स क्रिएट करेंगे तो हमारी टेबल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टेबल टैग का। जी हाँ गाइस, तो आपने यहाँ पे टेबल टैग को लिखा। टेबल टैग को लिखने के बाद तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि टेबल को अगर आपको क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट करोगे, एक रो क्रिएट करोगे। अगर आपको टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे यूज करोगे TR का। TR का मतलब होता है यहाँ पे टेबल रो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे TR लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इसका टैग आ गया। टैग आने के बाद अब हम इस TR के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, हेडिंग्स, कि हमारी जो हेडिंग्स होंगी, क्योंकि सबसे पहली रो के अंदर थी हमारी क्या थी, हेडिंग्स थी। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली रो के अंदर सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे हम, हेडिंग। तो हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं TH का, तो मतलब टेबल हेडिंग। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसका भी टैग हमारे पास ओपन हो गया। तो टेबल की हेडिंग कौन कौन सी है, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो ये 4 हेडिंग हमें यहाँ पे लिखनी है। तो जल्दी से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइज हमने अपनी टेबल के अंदर एक रो क्रिएट कर ली है और उस रो के अंदर मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग्स लिख ली है। तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे H1 के अंदर हेडिंग दी थी दिस इज अ टेबल। उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे अपनी टेबल्स के अंदर कुछ हेडिंग दी थी, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारी ये सारी हेडिंग आ चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं हम यहाँ पे टेबल के अंदर अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट कराना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक नई रो क्रिएट करनी पड़ेगी। और रो को किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम, TR की हेल्प से। तो अगर हमें यहाँ पे एक और नई रो चाहिए तो हम इसी TR के नीचे दोबारा से टाइप करेंगे TR, और TR टाइप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नई रो क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे टेबल की हेडिंग नहीं लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, टेबल का डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल का डेटा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग होता है TD। TD की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा कॉलम था प्रोडक्ट ID, तो इस कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की ID डालनी है। उसके बाद हम दोबारा से एक और कॉलम क्रिएट करेंगे TD करके। उसके बाद क्या लिखना है हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट का नेम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे TD लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्वालिटी दे देते हैं गुड। उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से कॉलम क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे दे देते हैं 200 बैग्स। मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट ID के अंदर हमारी प्रोडक्ट ID आ चुकी है, प्रोडक्ट नेम के अंदर प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर हमने जो यहाँ पे लिखा था गुड वो आ चुका है। देन उसके बाद प्रोडक्ट क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ चुकी है। इसी तरीके से अगर आपको और डेटा इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसी रो को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर 3 रो क्रिएट कर दिया। उसी के साथ साथ मैंने इसके अंदर डेटा भी चेंज कर दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट प्रोडक्ट हमने डाला था व्हीट, सेकंड डाला हमने राइस और थर्ड डाला हमने यहाँ पे शुगर। अब इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर और इसे रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद अब हम अपनी टेबल को देखते हैं तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। तो हमने एक टेबल क्रिएट कर ली, टेबल के अंदर डेटा भी इंसर्ट कर दिया। अब आप बात करोगे कि इसके अंदर बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास टेबल थी, इसके अंदर लाइनिंग आ रही थी, तो इसी तरीके से लाइन हमें इस टेबल के अंदर भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आप टेबल के एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो अगर आपको किसी भी चीज के अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे हम इसके एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होता है एक बॉर्डर। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट बॉर्डर डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसे सेव करा। सेव करने के बाद इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा बॉर्डर वगैरह आ चुका है। तो अब अगर आपको अपनी टेबल को डिजाइन करना है तो आप चाहते हो कि आपकी जो टेबल है वो इसी तरीके से दिखे, तो गाइस ये चीज भी पॉसिबल है। लेकिन खाली HTML से ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक और नई टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा जिसका नाम होता है यहाँ पे CSS। CSS मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ। CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं CSS के ऊपर भी ऐसे ही एक 1 वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो हम किस तरीके से उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं।
तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें फॉर्म को क्रिएट करने के लिए किस टैग का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ, दिस इज फॉर्म, ताकि हमें सब कुछ क्लियर दिखता रहे। मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद तो अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे फॉर्म। फॉर्म टाइप करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर दोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए फॉर्म टैग को ओपन भी कर देगा और क्लोज भी कर देगा, और एक एट्रीब्यूट भी लगा दिया इसने यहाँ पे, एक्शन। तो अभी हमें यहाँ पे कोई एक्शन का यूज नहीं करना। एक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें अपना डेटा बैकएंड में लेके जाना होता है। तो अभी हम कहीं डेटा लेके नहीं जा रहे, अभी सिर्फ हम यहाँ पे फ्रंट एंड का एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे ही एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया, लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड होती है। किस तरीके की फील्ड होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर हमने यहाँ पे लेबल्स लिख रखे हैं और उनकी यहाँ पे इनपुट फील्ड है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे इन्हीं फील्ड की बात कर रहा हूँ। क्या अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हो तो उसके अंदर ये सारी फील्ड होती है। तो नेम के अंदर हमारे पास नेम फील्ड आती है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड फील्ड आती है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे सिटी के लिए यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, और जेंडर के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रेडियो बटन होते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमें इसी तरीके का फॉर्म क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे नेम फील्ड की। तो हमें नेम फील्ड लिखने से पहले उसका पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेबल। तो अगर आपको कोई भी फील्ड का लेबल लिखना है तो आप यहाँ पे टैग का यूज करते हो लेबल। आप यहाँ पे लेबल टाइप करोगे तो लेबल टाइप करने के बाद ये क्या करेगा, आपका लेबल टैग को यहाँ पे ला के दे देगा। देन उसके बाद आप इस लेबल के अंदर अपना नेम टाइप कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम। अब नेम के आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फील्ड देनी है, और फील्ड कौन सी है, वो इनपुट के यूजर से क्या लेना है, मैं उसके अंदर इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास HTML में एक टैग होता है जिसका नाम होता है इनपुट। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो हमारा इनपुट टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद आप इसके अंदर बताते हो इसका टाइप, कि हमें इसका टाइप क्या रखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, टेक्स्ट एंटर कराना है। तो मैं इसका टाइप क्या रख देता हूँ, टेक्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। और मैं इस टैग को यहाँ पे कहीं भी क्लोज नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप इसे इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब ये खाली ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने के बाद तो ये जो हमने लेबल के अंदर लिखा था नेम, तो यहाँ पे हमारा लेबल प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लगाई थी, और ये आ गई हमारी इनपुट फील्ड। इसके अंदर हम अपना कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो गाइज अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड है हमारी यहाँ पे पासवर्ड, जिसमें पासवर्ड का लेबल है यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हम इसे HTML के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने कोड को मैनेज कर लेता हूँ, मतलब इसे लेबल्स को नीचे वाली लाइन में लेके आ जाता हूँ। देन उसी के साथ साथ मैं इसे फॉर्म टैग को भी नीचे कर देता हूँ। देन उसके बाद हम हमारे पास ये जो लेबल है, तो मैं इसी को पूरी लाइन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस कोड को मैं बार बार लिखूं। उसके बाद नेम को चेंज करके मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा पासवर्ड, और उसी के साथ साथ इनपुट टाइप के अंदर भी हम जाएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे टाइप करेंगे पासवर्ड। और उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा, और सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए गाइज, हमारी यहाँ पे नेम फील्ड भी आ चुकी है और पासवर्ड फील्ड भी आ चुकी है, लेकिन ये एक दिक्कत आ गई हमारे पास कि पासवर्ड भी इसी लाइन के अंदर आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि पासवर्ड वाली जो फील्ड है और लेबल है वो नीचे वाली लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे अपने पासवर्ड वाले लेबल के ऊपर, लेबल को मैं यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिया। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के बाद मैं एक बार और एंटर करूंगा, यहाँ पे एक टैग लगाऊंगा जो कि क्या कर देगा, हमारी लाइन को ब्रेक कर देगा। तो मैंने यहाँ पे BR लगा दिया। BR का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक लाइन, और ये भी क्या होता है, हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब ओपनिंग टैग होता है। मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसे रिफ्रेश करके। तो गाइज अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पासवर्ड वाली जो फील्ड थी वो नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और बार BR लगा सकते हैं। लेकिन गाइज बार बार BR का लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, और अगर हमें इसी तरीके का कोई मार्जिन देना होता है तो उसके लिए हमारे पास CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, उसका यूज करके हम यहाँ पे इस तरीके का मार्जिन दे सकते हैं। और उसके बाद हम इसे सेव करके दोबारा देखते हैं अपने यहाँ पे आउटपुट को। तो देखिए गाइस, अब हमारे यहाँ पे पासवर्ड फील्ड भी आ गई। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक कर दी है, जो कि यहाँ पे आराम से दिखा रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस फील्ड के अंदर पासवर्ड को टाइप करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है कि जब आप किसी और वेबसाइट के अंदर पासवर्ड टाइप करते हो तो वो वेबसाइट आपका क्या कर देती है, पासवर्ड को हाइड कर देती है। तो हमारा भी यहाँ पे पासवर्ड हाइड है, जो कि शो नहीं हो रहा।
तो इसी तरीके से आप पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड भी बना सकते हो। देन उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे फॉर्म के अंदर और कौन कौन सी फील्ड है। तो नेक्स्ट फील्ड क्या है हमारे पास, सिटी। तो सिटी के अंदर कोई इनपुट फील्ड तो है नहीं, इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, सिलेक्शन बॉक्स दे रखा है। तो सिलेक्शन बॉक्स को किस तरीके से HTML के अंदर क्रिएट करते हैं, तो चलिए अब हम अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे BR लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 बार BR लगा लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल लिखेंगे। तो लेबल के लिए मैं क्या करूंगा, पासवर्ड वाले लेबल को कॉपी करके लाऊंगा नीचे, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर के टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। पासवर्ड से मैं इसे क्या कर देता हूँ, सिटी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिटी के लिए सिलेक्शन बॉक्स बना रहे हैं। सिलेक्शन बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक टैग आता है आपका सिलेक्ट, और उसके बाद इस टैग को आप क्लोज कर दोगे। क्लोज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन को मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस सिलेक्ट बॉक्स के अंदर सिटी के ऑप्शन को डालना है। तो ऑप्शन को डालने के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे ऑप्शन, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन को क्लोज कर देना है। अब जितनी भी आपको सिटी के ऑप्शन चाहिए, तो उतनी बार आप इस ऑप्शन वाले टैग को कॉपी करके पेस्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सिटी टाइप करूंगा दिल्ली। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे दूसरी सिटी टाइप करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा अमृतसर, और नेक्स्ट सिटी मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पंजाब। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको इसे यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश करा, तो रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास सिटी के अंदर ये सिलेक्शन बॉक्स ओपन हो गया। क्या अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा था इस इमेज के अंदर क्या शो हो रहा था, हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ शो हो रहा था सिलेक्ट सिटी। तो आप भी चाहते हो कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ शो हो, तो आप क्या करोगे, इसी के अंदर ऑप्शन में आओगे, और एक ऑप्शन को आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे कॉपी करोगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे इसे आप पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या डाल दोगे आप यहाँ पे, सिलेक्ट सिटी। उसके बाद आप इसे सेव करोगे। सेव करने के बाद आप इसे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया सिलेक्ट सिटी। देन उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिटी के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कौन सी फील्ड है। तो इस फॉर्म के अंदर जो नेक्स्ट फील्ड है उसका नाम है यहाँ पे जेंडर। तो जेंडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन होते हैं, और उन बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करके अपना जेंडर वगैरह सिलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इन बटन को वैसे बोला जाता है यहाँ पे रेडियो बटन। तो गाइस देखते हैं अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर इस तरह का कोई बटन क्रिएट करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पे BR लगा लूंगा। देन उसके बाद 2 बार BR लिख लूंगा ताकि स्पेस सही सा मेंटेन हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर वाला लेबल टाइप करेंगे। तो लेबल टाइप करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने पासवर्ड के लिए कॉपी करा था लेबल, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जेंडर के लिए भी लेबल को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से टाइप करता हूँ जेंडर। जेंडर टाइप करने के बाद अब हमें यहाँ पे बटन बनाना है, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आप यहाँ पे वही फील्ड लिखोगे इनपुट। इनपुट लिखने के बाद आपको क्या करना है, टाइप में जाना है। टाइप के अंदर आप यहाँ पे लिख दोगे रेडियो। तो जैसे ही आप यहाँ पे रेडियो लिखते हो, तो रेडियो लिखने के बाद हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि इसने हमारा रेडियो बटन क्रिएट कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेल फीमेल, तो वो किस तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी रेडियो बटन के आगे टाइप कर देंगे मेल, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, रेडियो बटन एक बार और चाहिए। तो मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं इसके आगे यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे इसे चेक कराता हूँ। चेक करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे 2 रेडियो बटन आ गए कि अगर हमारा जेंडर होता है मेल तो हम इस पे क्लिक करेंगे मेल के ऊपर, और अगर हमारा जेंडर होता है फीमेल तो हम इस पे क्लिक करेंगे फीमेल के ऊपर। लेकिन गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दोनों पे क्लिक करा तो ये दोनों पे ही क्लिक हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों में से एक के ऊपर क्लिक रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वापसी आओगे अपने कोड एडिटर के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करोगे, और उस एट्रीब्यूट का नाम है यहाँ पे नेम। आप यहाँ पे टाइप करोगे नेम। नेम टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इस नेम के अंदर जो आपका लेबल है वही आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। जी हाँ, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे जेंडर। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करना है आपको सेम, और फीमेल वाला जो इनपुट टाइप है उसके अंदर जाकर आपको क्या कर देना है, इसे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आप इसे सेव करोगे। सेव करने के बाद मैं आपको इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, और जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अगर अब मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करता हूँ तो ये टिक हो जाता है मेल के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करता हूँ, मेल से हट के इसका टिक आ जाता है यहाँ पे फीमेल के ऊपर। तो गाइज हमने अपने फॉर्म के अंदर ये रेडियो बटन भी क्रिएट कर लिए। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। तो इस फॉर्म के अंदर नेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे जीमेल। तो गाइज जीमेल के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इनपुट टाइप के अंदर जाके लिखना है क्या, जीमेल। तो बाकी सब सेम रहेगा आपका, बस आपको क्या करना है, वहां पे इनपुट टाइप के अंदर जीमेल टाइप कर देना है। तो आपकी ये वाली फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब जो लास्ट फील्ड होती है हमारे पास ये सबमिट बटन की। तो हम देखते हैं कि अगर हमें इस तरीके का कोई सबमिट बटन क्रिएट करना है अपने फॉर्म के अंदर,
तो वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर के अंदर और उसके बाद हम अपने रेडियो बटन के नीचे जल्दी से 2 बार BR टैग का यूज कर लेते हैं, ताकि जो हम बटन बनाए वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और उसके बीच में मार्जिन हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बटन के लिए यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, और इनपुट टाइप के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सबमिट, और उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर लिख दोगे आप यहाँ पे सबमिट। तो गाइज ये जो आपका वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आप इस वैल्यू के अंदर कुछ भी लिखते हो तो जो आप यहाँ पे लिखोगे वही आपके बटन के अंदर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक बटन आ गया सबमिट नाम का। और ये जो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसा आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज करा था और उसके अंदर इसकी वैल्यू दी थी। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट 1 भी लिख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, सबमिट 1। तो इसी तरीके से जो भी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू के अंदर, वही हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। तो गाइस ये हमने सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर हमने क्या करा है, नेम वाली फील्ड रखी है, पासवर्ड वाली फील्ड रखी है, और इसके अंदर हमने सिलेक्शन बॉक्स भी बनाया है। देन उसी के साथ साथ हमने देखा है कि इसके अंदर अगर हमें रेडियो बटन चाहिए तो आप किस तरीके से बना सकते हो, और उसके बाद आप इसे सबमिट किस तरीके से कर सकते हो सबमिट वाले बटन की हेल्प से। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लेबल है नेम, और ये जो हमारी इनपुट फील्ड है नेम की, तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आप स्पेस को HTML में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको अपने कोड एडिटर के अंदर। तो हमें जाना होगा अपने नेम वाले लेबल के ऊपर, तो जहां पर हमने लेबल को क्लोज करा है तो मैं वहां पे टाइप करूंगा एंड NBSP और सेमीकोलन, और जैसे मैं यहाँ पे एंड NBSP सेमीकोलन लगाऊंगा और उसके बाद आकर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस आ गया, क्योंकि ये छोटा सा स्पेस दिया इसने। अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे दोबारा एंड NBSP लगा सकते हो। इसी के साथ अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टैग के बारे में बताऊंगा HTML के अंदर, जो कि काफी ज्यादा यूज होता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको एंकर टैग के बारे में, कि अब ये एंकर टैग होता क्या है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंकर टैग किस लिए यूज करा जाता है। जैसे कि आपने देखा था, सबसे पहले हमने कोई वेबसाइट को सर्च करा था, वेबसाइट को सर्च करने के बाद गूगल ने हमें लिंक्स दिए थे ब्लू कलर के। तो अगर हम उन लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वेब पेज खुल के आता है। तो दोस्तों एंकर टैग की हेल्प से आप इसी तरीके का कोई भी एक लिंक बना सकते हो, कि अगर कोई आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो क्या होगा, उससे एक नया वेब पेज खुल के आएगा, या फिर कोई इमेज खुल के आएगी, या फिर जो आप फाइल उसके साथ लिंक करोगे वो फाइल खुल के आ जाएगी। तो गाइज चलिए जल्दी से मैं आपको एंकर टैग को यूज करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ, दिस इज एंकर टैग। तो एंकर टैग को यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ए टैग का। उसके बाद हम इसे एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद इसने हमारे पास ए टैग को ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया, और साथ ही साथ इसने हमें क्या दिया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एट्रीब्यूट है href, तो इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा जो एंकर टैग है ये किसके साथ लिंक होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक इमेज का URL दे देता हूँ। जो इमेज हमने लगाई थी अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसी का मैंने यहाँ पे URL दे दिया, कि जैसे यहाँ पे कोई क्लिक करेगा इस एंकर टैग के ऊपर तो उसके सामने ये इमेज खुल के आ जाएगी। देन उसके बाद मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी। उसके बाद हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद तो देखिए गाइस हमारे सामने यहाँ पे लिंक आ गया क्लिक मी, और ये ब्लू कलर का आ रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर ए टैग का यूज करा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इमेज खुल के आ गई, जिसका हमने URL उस एंकर टैग के अंदर दिया था। तो गाइस देख सकते हो कि अगर आपको किसी भी फाइल को लिंक कराना है अपने वेब पेज के अंदर, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एंकर टैग का। और इस एंकर टैग को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए टैग को ओपन करना पड़ता है और ए टैग को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं जिसके ऊपर हमें लिंक करवाना है, जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया था क्लिक मी, तो यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या होगा, ये जो हमने href के अंदर URL दिया है तो उसके सामने ये वाला URL खुल के आ जाएगा। तो और इस URL के अंदर क्या थी, हमारी एक इमेज थी, तो यूजर के सामने क्या खुल गया, एक इमेज खुल गई। तो गाइज अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमने एंकर टैग के अंदर इमेज का URL दिया था, मतलब इमेज का रेफरेंस दिया था, तो मैं इस रेफरेंस को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे किसी और वेबसाइट का रेफरेंस डाल देता हूँ। तो हमने लिखा यहाँ पे http:// और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ facebook.com। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा। सेव करने के बाद और इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक मी के ऊपर। तो गाइस जैसे ही मैंने क्लिक मी के ऊपर क्लिक करा
तो इसने हमें facebook.com पे पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि हमने क्या करा था, अपने एंकर टैग के अंदर जो रेफरेंस दिया था वो किसका दिया था। इसी तरीके से अगर मैं किसी और चीज का यहाँ पे किसी और फाइल का रेफरेंस दे देता हूँ इसे, तो ये क्या करेगा, हमें उसी यूआरएल के ऊपर हमें पहुंचा देगा। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि कैसे हम एंकर टैग को यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम नजर आई कि हमने वहां पे क्लिक मी के ऊपर क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि हमारे उसी टैब के अंदर फेसबुक खुल के आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो हमारा वो टैब वैसा के वैसे ही रहे, लेकिन एक नए टैब के अंदर हमारा क्या हो जाए, फेसबुक ओपन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट को लिखोगे और उस एट्रीब्यूट का नाम है यहाँ पे टारगेट। अब आप टारगेट के अंदर यहाँ पे लिख दे तो ब्लैंक, तो ये क्या करेगा, आपका जो टारगेट है उसे एक नए ब्लैंक टैग के अंदर आपको ओपन करके देगा। तो चलिए मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने इसे सेव करा, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने देखिए हमारा ये जो facebook.com है ये एक नए टैब के अंदर ओपन करके दिया, जबकि हमारी फाइल ऐसी की ऐसे ही खुली हुई है इस वाले टैब के अंदर। इसने बराबर में ही एक टैब को ओपन करा और उसके अंदर facebook.com को ओपन करके दे दिया। तो गाइस इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे अपना एंकर टैग भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये सारे टैग समझ आए होंगे। एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे हेडिंग, कि अगर हमें अपने वेब पेज के ऊपर कोई हेडिंग देनी है तो हम यहाँ पे H फैमिली का यूज कर सकते हैं, मतलब H1 H2 H3 वगैरह का। इसी तरीके से अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता तो हम यहाँ पे यूज करते थे P टैग का। देन उसके बाद अगर हमें यहाँ पे इमेज वगैरह लगानी होती थी तो हम यहाँ पे यूज करते थे IMG टैग का। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी है तो लिस्ट हमारी दो टाइप की देखी थी हमने, एक होती थी ऑर्डर लिस्ट और एक होती थी अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता था, ऑर्डर आता था, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या होता था, सिंबल्स आते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेबल्स, कि अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर टेबल क्रिएट करनी है तो किस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल के अंदर टेबल टैग था और उसके बाद टेबल रो वाला टैग था। देन उसके बाद हमने TH और TD भी देखा था इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे कि अगर हमें कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे NBSP वाला स्पेस वाला टैग भी देखा था। और इसी के साथ साथ हमने सबसे लास्ट में देखा यहाँ पे एंकर टैग, जो कि काफी यूजफुल होता है। तो गाइज हमने अपना बेसिक HTML कंप्लीट कर लिया, वो भी एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं HTML इतना इनफ नहीं है। HTML में अगर आप और जाओगे तो इनसे ज्यादा टैग मिलेंगे जो कि HTML5 के अंदर नए हैं। इसके अंदर ऑडियो टैग आता है, वीडियो टैग आता है और भी बहुत सारी चीजें हैं गाइस। तो उन सब चीजों को आपको एक्सप्लोर करना है। वो कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। तो आपको जाना है अपने गूगल के ऊपर और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो HTML, और जैसे ही आप यहाँ पे HTML टाइप करके एंटर करोगे तो यहाँ पे हजारों वेबसाइट के लिंक्स आ जाएंगे। तो आप इनमें से कोई सी भी एक वेबसाइट पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। तो इस वेबसाइट के अंदर देखो गाइस, ये जो W3 की वेबसाइट है इसके अंदर वही सारे टॉपिक है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर करें। हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होता है, हमने देखा था एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमने देखा था हेडिंग क्या होती है, हमने देखा था पैराग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पर आप जाओगे और इसे एक एक करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत CSS भी बता रखा है, तो आप काफी ज्यादा एडवांस सीख सकते हो यहाँ पे HTML को। तो मैंने यहाँ पे आपको बेसिक HTML बता दिया जिससे कि आप अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो और उसे होस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कोड है, अगर आपको ये कोड अपने लोकल सिस्टम के अंदर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसे इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होगा, ये आपके लोकल सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इसे अपने लोकल सिस्टम के अंदर भी चला सकते हो। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरी जिप फाइल डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ शोइंग फोल्डर। इसके बाद मैं इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और इसके बाद मैं इस पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक फोल्डर खुल के आ जाएगा। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे हमारी index.html वाली फाइल होगी और यहाँ पे हमने जो बनाई थी abc.html। तो हमने एबीसी के अंदर तो कोई काम करा नहीं था, हमारी जो फाइल थी वो index.html थी। मैं इसे डबल क्लिक करके रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये वही सारा वर्क है जो हमने उस फाइल के अंदर वहां पर करा था ऑनलाइन। देन उसके बाद हमने उसे वहां से डाउनलोड भी कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करो तो आप राइट क्लिक करोगे और मैं इसे अभी आपको नोटपैड के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। तो देखिए गाइस यही सारी कोडिंग जो हमने वहां पे करी थी वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ गई है। लेकिन गाइस क्या आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी कि मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे टैग समझाए थे और टैग समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा था, लेकिन ये जो टेक्स्ट था ये हमारे आउटपुट के अंदर, हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कहीं भी शो नहीं हो रहा था।
तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोबारा से फाइल को ओपन कर रखा है और यहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर तो ये टेक्स्ट शो हो रहा है, लेकिन हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई ऐसा टेक्स्ट आपको दिखता है जो कि आपके बैकग्राउंड में मतलब पीछे कोडिंग में तो है लेकिन आपके ब्राउजर पे नहीं आ रहा, तो उस टेक्स्ट को बोलते हैं हम यहाँ पे कमेंट टेक्स्ट। कि मैंने क्या कर रखा है, इसे कमेंट कर रखा है। अब कमेंट किस तरीके से करते हैं, तो कमेंट को करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो, ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हो, देन उसके बाद 2 बार हाइफन लगाओगे और इसी तरीके से आपने यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, 2 बार हाइफन लगा के फिर दोबारा से ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, आपका कमेंट बन जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ तो दिखेगा लेकिन आपके ब्राउजर के अंदर रेंडर नहीं होगा। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलना कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।